नमस्कार, मैं हूं मिहिर रंजन। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं एक बार फिर से 24 का चैंपियन लेकर। आज 24 के चैंपियन में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे कांग्रेस एक बार फिर से सेल्फ गोल का शिकार हो गई है। उसके थिंक टैंक के बड़े नेता और गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा ने ऐसा क्या कह दिया कि अब कांग्रेस उसे लेकर थोड़ी असहज महसूस कर रही है और किनारा करना ही बेहतर समझ रही है। असल में इन दिनों पीएम मोदी और बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, उसे उस पिच पर लाकर खेल खिलाना चाहती है जिसमें कांग्रेस घिर जाए, और हो वैसा ही कुछ कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा पत्र का हवाला देकर वोटरों को यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार अगर बनती है तो वो लोगों की संपत्ति हड़प लेगी, मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेगी। और आज सैम पित्रोदा ने जो कुछ भी कहा वो कुछ कुछ वैसा ही है जैसा शायद बीजेपी या बीजेपी के बड़े नेता चाहते होंगे। पित्रोदा अमेरिका का हवाला देकर कह रहे हैं कि वहां पर किसी की मौत के बाद विरासत टैक्स जो है वो 55% लगता है, यानी 100 रुपये अगर आपकी संपत्ति हो तो 55 आपको सरकार को दे देना होता है। वो इसे अच्छा मानते हैं और उनकी इस जो अमेरिकी सोच या अमेरिका का जो सिस्टम है उसको वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी संस्कृति के लिए भी या हिंदुस्तान के लिए भी इस पर सोच विचार या विमर्श करने की ज़रूरत है। बीजेपी के लिए एक लॉलीपॉप जैसा है और जिस तरह के मुद्दे हाल के दिनों में चल रहे हैं उसमें वो इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आज हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे। हम जानना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ और अपने रिपोर्टर से भी कि क्या मतलब है इसका। इसके अलावा हम आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश और दिखाएंगे कि वहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर अभी भी कंफ्यूजन क्यों है। अमेठी और रायबरेली दोनों जगह अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है, लेकिन आज अखिलेश खेमे से खबर दूसरी आई। वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यह ऐलान हो गया कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे और कल वो नॉमिनेशन करने वाले हैं। लेकिन अमेठी में आज एक अलग तस्वीर दिख रही थी, वहां पर रॉबर्ट वड्रा की तस्वीरें थी। इसमें कहा जा रहा था कि वो इस बार यहां से चुनाव लड़े। लेकिन ये तो बात हो गई कि एक सीट पर कन्नौज से मामला साफ हो गया कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो चुनाव में उम्मीदवारों के फेरबदल का सिलसिला है वो समाजवादी पार्टी में लगातार जारी है। आखिर क्यों डिसीजन को लेकर इतना आगे पीछे है, हम इसकी भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 24 के चैंपियन में हम आपको ले चलेंगे बिहार, जहां 2 दिन पहले कल परसों में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव का एक बयान आया था, जिस बयान में वो कह रहे थे कि मेरे उम्मीदवार बीमा भारती को जिताइए और अगर उसे आप नहीं वोट देना चाहते तो एनडीए को वोट करिए, इंडिया को वोट कीजिए, नहीं तो एनडीए को कर दिए। कुल मिलाकर बात ये थी कि पप्पू यादव को वोट मत करिए। ये उस दिन की आधी तस्वीर थी। आज हम उसका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे कि जब तेजस्वी ने ऐसा कहा तो उसके बाद सभा में क्या रिएक्शन था, लोगों ने क्या कहा और फिर तेजस्वी के सामने हुआ क्या था। लेकिन सबसे पहले बात सैम पित्रोदा के बयान की करते हैं। रिपोर्ट देखिए। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस पर पीएम मोदी के ताबड़तोड़ हमलों का जबरदस्त असर दिखना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि विदेश में बैठे कांग्रेस के थिंक टैंक के अगुवा सैम पित्रोदा ने साफ साफ ये बता दिया है कि कांग्रेस की मंशा वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हर चुनावी रैली में कह रहे हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक बार फिर देश को बताया कि कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन करने वाले देश इस वक्त टेंशन में हैं। और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर
एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। प्रधानमंत्री के धमाकेदार हमले के बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये उनकी निजी राय है और इसका पार्टी की नीति और निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं है। वहीं सैम पित्रोदा ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। पित्रोदा जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई दशकों से। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं, शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं। जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से लड़ रहे हैं। केंद्र में मंत्री थे मोदी की सरकार में। एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हैं, अरबोपति हैं। कितना टैक्स देते हैं? 680 रुपया टैक्स घोषित किया उन्होंने। 680 रुपया। एक अरबोपति आदमी 680 रुपये टैक्स देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ये व्यवस्था लाना चाहती है? मोदी के बयान से कांग्रेस घबराई है या नहीं, ये तो जनता समझे और तय करे। लेकिन अगर आप कांग्रेस नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको इतना जरूर एहसास होगा, मोदी के तरकश के निकले तीरों ने कांग्रेस को घायल तो जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आपने देख लिया कि विरासत टैक्स को लेकर सैम पित्रोदा का क्या कहना था और बीजेपी किस तरह से उस पर हमलावर हो रखी है। लेकिन पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो बात हो रही है विरासत टैक्स की, कि आपकी प्रॉपर्टी में जितना इनहेरिटेंस है, मतलब एक आदमी चला गया उसके बाद कितना परसेंट की 55% की बात हो रही है कि वहाँ पर सरकार को दे देना चाहिए 45 परिवार को। तो दुनिया के दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है, क्या बड़े देशों में इस तरह का टैक्स लगता है या नहीं लगता है, पहले वो जानते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि देखिए यहाँ पर किस किस जगह पर क्या है, किस देश में कितना विरासत। जापान में 55%, दक्षिण कोरिया में 50%, फ्रांस में 45%, यूके में 40% और अमेरिका में 40% टैक्स लगता है। ये हमारे डेटा कह रहे हैं। और जहां पर विरासत कानून लागू नहीं है, जो कर देना होता है इनहेरिटेंस टैक्स, उसमें भारत है, उसमें रूस है, उसमें पुर्तगाल है, उसमें स्वीडन है, हांगकांग है, हंगरी है, सिंगापुर है और नॉर्वे जैसे देश। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता। यानी आपने जो कुछ भी कमाया है वो कमाई आपके आगे जो परिवार के लोग हैं, जो आपके उत्तराधिकारी है, उन तक वो चला जाएगा। तो ये टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर है जो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि ये तो आपने टैक्स स्ट्रक्चर देखा और टैक्स स्ट्रक्चर के बाद बात, चूंकि इस पूरी जो विवाद है या पूरा कंट्रोवर्सी है वो शुरू हो रहा है कांग्रेस के न्याय पत्र से, उसमें कहीं पर भी पुनर्वितरण शब्द नहीं है। लेकिन यह पहले 1996 और 1999 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में ये था। और उसी के बाद अभी थोड़ी देर पहले जो जयराम रमेश हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की है। और ये देखिए उनका बयान क्या है, ये बयान मैं चाहूँगा कि पढ़ के आपको बताएं। क्या पीएम मोदी वाजपेयी जी को भी भारत की महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने के साजिशकर्ता के रूप में देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस तरह से मंगलसूत्र की बात करना भारत की महिलाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। कांग्रेस की कोई योजना नहीं है कि वो विरासत का कानून लागू करे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में स्टेट ड्यूटी को खत्म कर दिया था और इसके बाद वो कहते हैं कि वास्तव में यह मोदी सरकार ही है जो ऐसा कहना चाहती है और उसके फिर बाद वो तथ्य गिनाते हैं। पहला तथ्य कहते हैं कि मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि वह 2014 में इनहेरिटेंस टैक्स लागू करना चाहते थे। हम जयंत सिन्हा की वो बाइट भी इसके ठीक बाद आपको सुनाएंगे कि उन्होंने एक्चुअली कहा क्या था। दूसरा तथ्य वो ये रख रहे हैं कि 2017 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि मोदी सरकार इनहेरिटेंस टैक्स को फिर से लागू करने जा रही है। फिर तीसरा तथ्य वो रखते हैं, ये जयराम रमेश के हवाले से मैं बता रहा हूं, कि 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनहेरिटेंस टैक्स की प्रशंसा करते हुए कहा था कि पश्चिमी देशों में इस तरह के टैक्स से अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को काफी मात्रा में अनुदान मिलता है, यानी कि ये मदद करते ही है सरकार का एक तरह से। और फिर चौथा तथ्य वो बताते हैं कि ऐसी न्यूज रिपोर्ट सामने आई कि मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2019 में इनहेरिटेंस टैक्स पेश करेगी। अब यह आप पर है कि प्रधानमंत्री
कि इस मुद्दे पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। ये जयराम रमेश का जो है ये बयान है जो उन्होंने कहा। अब मैं चाहूँगा कि जो जयंत सिन्हा हैं, जो उस टाइम पे वित्त राज्य मंत्री हुआ करते, उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले अपने दर्शकों को हम सुनाएं, उसके बाद फिर बात करेंगे। State taxes so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America and I have. I can tell you, estate taxes are 55% there. अब मैं रुख करना चाहूँगा अपने गेस्ट वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रामकृपाल जी का। रामकृपाल जी, सुबह से लगातार इस चीज़ को लेके बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर हो रहा। अभी जब मैंने बाइट आपको सुनाई, वो जयंत सिन्हा साहब का था, बीजेपी में के मंत्री रहे हुए, वो जब उनके मंत्री 2014 में इस तरह की बात कर रहे, तो फिर आज इस बात को लेकर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? देखिए मिहिर जी, ये चुनाव का दौर है, चुनाव का वक्त है। इस वक्त पर जाहिर सी बात है कि कोई कुछ भी कहेगा। अगर प्रतिद्वंदी कोई ऐसी बात कहेगा कि जिससे कोई फ़ायदा उठा सकता है उसका प्रतिद्वंदी, तो उठाया जाएगा। ये तिल का ताड़ बनाया जाएगा। ये निश्चित है कि ये चूँकि ये चुनाव का माहौल है। देखिए इको आ रही, ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ये जो पहले, अब सीक्वेंस देखिए, पहले राहुल गांधी जी ने, पहले उनका मैनिफेस्टो आया, उसके बाद राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम एक्सरे करवाएंगे, जाति जनगणना करवाएंगे और वेल्थ का, हम संपदा का भी एक पता लगाएंगे, उसका भी। और उसके बाद ये देखेंगे कि किसके पास क्या है, कौन आबादी के हिसाब से जिसके पास नहीं है उसको देंगे। तो इनडायरेक्टली वो कह ही रहे हैं कि वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो शब्द भले न हो, लेकिन कहीं ना कहीं से जब आप इतना सब कुछ कराएंगे और जो वंचित हैं उनको देंगे, तो कहाँ से लाएंगे? जाहिर सी बात है पुनर्वितरण करेंगे। तो उसके बाद आज जो स्वयं पित्रोदा का आ गया कि यानी लोगों से संपदा को लेने के तरीके क्या क्या होंगे, उसमें से एक तरीका इनहेरिटेंस का है। और उन्होंने उदाहरण देखिए, वह इनहेरिटेंस है बहुत जगह पे। आप अगर देखिएगा तो कुछ कंट्रीज में 4% भी है। आप अगर अपने बेटे को प्रॉपर्टी यहाँ भी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तो 5% अब हुआ अलग अलग राज्यों में। टैक्स यहाँ भी लगता है, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं है, पहले ज़्यादा था। तो सवाल इस बात का है कि आप नीतियाँ बनाइए, लेकिन ऐसा कांग्रेस कोई क्यों बयान देती है जिसके बाद उसको स्पष्ट करना पड़े। जब आप वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ क्या होती है? ज़मीन, सोना, कैश, बैंकों में एफडी, यही सब तो जायदाद होती है, यही संपत्ति है ना। तो अब आप जब कहेंगे संपदा, तो उसमें सोना आएगा। अब वो सोने का नेम एंड फॉर्म, अब उसको कोई मंगलसूत्र तक ले जा रहा है, कोई रिंग ले जाए, कोई कुछ भी हो, ये तो फॉर्म है, बट है तो गोल्ड ही ना। तो देखिए, संपत्ति रखने का एक तरीका यही होता है, जमीन जायदाद जिसको कहते हैं, वो सोना होता है। तो बात का बतंगड़ अगर बात करेंगे आप, तो कोई बतंगड़ बनाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे बहुत साफ साफ बातें की जानी चाहिए जिसका कोई आपका प्रतिद्वंदी फायदा न उठा पाए। रामकृपाल जी, आप कह रहे हैं कि कोई बात ऐसी नहीं करे जिससे कि प्रतिद्वंदी 50%, जो अमेरिका की बात उन्होंने की 45%। जी। तो मेरा केवल एक लाइन है कि ये देश अमेरिका नहीं है जी। वो 30 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अभी आप 2.5 ट्रिलियन पर हैं। अरे पहले अमेरिका बन जाने दीजिए हिंदुस्तान को, उसके बाद 45% वेल्थ लगाइएगा। और किन पे वो लगता है? तो मेरा ये कहना कि ये कंफ्यूजन तो कांग्रेस की तरफ से पैदा हुआ है, उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। रामकृपाल जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, बस छोटे में समझाइए इस बात को। कुल मिलाकर जो मैं देख रहा हूं कि बीजेपी जिस पिच पर कांग्रेस को गेम खिलाना चाहती है, उस पर खींच खींच के ले आ रही है। कांग्रेस अपना बचाव उस गेम से नहीं कर पा रही है। देखिए, दिक्कत यह है कि कांग्रेस, एक बात कांग्रेस ये नहीं समझ रही है कि जिन जिन इश्यूज को राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो तमाम इश्यूज उनके पिता और उनकी दादी जी इसके खिलाफ थे। आपको याद होगा ये नारा देखिए, जाति पर न पात पर
इंदिरा की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, वो बिल्कुल विरोधी थे। और राजीव गांधी ने 45 मिनट पार्लियामेंट में भाषण दिया था जातीय जनगणना के खिलाफ। अब अगर राहुल जी उस पर उसको ला रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके वो करना चाहिए, क्योंकि देखिए बीजेपी तो अटैक करेगी। और आज की तारीख में जो बातें, एक सिंपल बात है, 60% हमारे यहाँ युवा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पर उसको भरोसा नहीं है, वेल्थ क्रिएशन की बात कीजिए। पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन के दिन चले गए, अब इवोल्यूशन के दिन हैं। ये रूस और चाइना की क्रांति अब दुनिया में नहीं होने वाली है। अब जो होगा वो वेल्थ क्रिएशन होगा। आप वेल्थ क्रिएट उनको आप आगे उठाइए। ये कि छीन करके बांट करके आगे उठाने की का दौर अब खत्म हो चुका है। तो ये मैं कह रहा हूं कि जब मौका देंगे तो बीजेपी अपनी पिच पर आपको लेके ही आएगी। जी। तो रामकृपाल जी बड़ी बात कह रहे हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस का एक कॉन्क्लेव भी चल रहा था और उस कॉन्क्लेव में बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे, लेकिन उन कॉन्क्लेव में मेरे जब तक की जानकारी थी कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही नहीं आए थे। हमारे रिपोर्टर अपूर्वा श्री वहां पर थी, आज दिन भर उन्होंने देखा और हमने उनसे ये कहा था कि वहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता आ रहे हैं, आप उनसे देखिए, जानने की कोशिश करिए कि पित्रोदा साहब के बयान का उनके लिए क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कितनी कॉन्फिडेंट है। तो अपूर्वा बताइए, क्या कुछ देखा आपने कांग्रेस नेताओं का बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनका कॉन्फिडेंस, या इस मुद्दे पर पार्टी का बचाव कैसे कर रहे थे वो? बिल्कुल, देखिए मिहिर जी, ये कॉन्क्लेव शुरू होने से पहले ही सैम पित्रोदा जी का ये स्टेटमेंट सामने आ गया था, जो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज था। इस पूरे डैमेज को इस पूरे कॉन्क्लेव में कांग्रेस कंट्रोल करती हुई नजर आई है, कवर अप करती हुई नजर आई है। चाहे बात राहुल गांधी की कर ली जाए, चाहे बात तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कर ली जाए। गुरदीप सप्पल से भी जब हमने बात की सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट को लेकर, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि जो बयान उन्होंने दिया है वो कितना वाजिब है और क्या कांग्रेस ये नीति उनकी सरकार आने के बाद भारत में भी लागू कर सकती है, इस पर उन्होंने बड़ा ही गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट से वो राजी हैं या वो नहीं है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा कि ये सैम पित्रोदा के अपने निजी विचार हैं, इससे कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। अब कुछ देर पहले जयराम रमेश ने एक ट्वीट भी किया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसी कोई भी नीति, ऐसा कोई भी कर कांग्रेस भारत में लागू नहीं करने वाली है अगर उनकी सरकार बनती है। सैम पित्रोदा के ये अपने निजी विचार हैं और ये वो लगातार इस तरह के टॉपिक्स पे बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। लेकिन जैसा कि मिहिर जी आपने हाव भाव को लेकर सवाल किया, तो हाव भाव हमने पूरे कॉन्क्लेव में कांग्रेस के तमाम नेताओं के और प्रवक्ताओं के देखे हैं, जो थोड़े असहज से हमें जरूर नजर आए हैं। कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो हमें नजर आया है, वो डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि एक ये बड़ा कॉन्क्लेव था जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और इस कॉन्क्लेव में जाति जनगणना, ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग को लेकर एक जो मतगणना कहा जाए वो हो रही थी। तो उससे पहले इस तरह से सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट आ जाना कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज से पहले मुझे लगता है कि भारत के किसी भी नागरिक ने ऐसा कोई कर नहीं सुना होगा। जी अपूर्वा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि कांग्रेस के कॉन्क्लेव में क्या कुछ हो रहा था। हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। न कांग्रेस अपनी हॉट सीट अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार के बारे में कुछ फैसला करके अभी तक तो सामने नहीं आया है कि वहां से चुनाव कौन लड़ने वाला है, और समाजवादी पार्टी की भी बहुत सारी सीटों पर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। वैसे जैसा हमने पहले बताया था कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, ये साफ हो गया है। पार्टी के अंदर चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्या कुछ चल रहा है उम्मीदवारों को लेकर, पहले हमारी रिपोर्ट देखिए फिर हम बात करेंगे। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। अगले 36 घंटे बाद 89 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा, लेकिन अभी भी देश की दो पार्टियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन भी ऐसा वैसा नहीं, इस स्तर का कंफ्यूजन है कि यूपी में ये दोनों लड़के ये तय नहीं कर पा रहे कि किस उम्मीदवार पर उत्तर प्रदेश में दांव लगाया जाए। भारी कंफ्यूजन के बीच आज ये साफ हुआ है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो सुनिए उनका क्या जवाब था।
कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से फिर लड़ेंगे? नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा। कौन है यार? और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली 2 सीटें अमेठी और रायबरेली में अभी उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है। सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी पिछली बार की तरह इस बार भी वायनाड से ही चुनाव मैदान में हैं। हालांकि पिछली बार उन्होंने अमेठी में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यूपी के ये दोनों लड़के इस चुनाव में अक्सर कम ही साथ दिखते हैं, जबकि इन दोनों का यहाँ गठबंधन है। समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन आप देखिए इन दोनों ही पार्टियों में कितना कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको बताते हैं, मुरादाबाद सीट पर इतना कंफ्यूजन था कि दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन असली उम्मीदवार है। काफी जद्दोजहद के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने भरोसेमंद उम्मीदवार एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को असली हकदार घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, बदायूं में यही हुआ। पहले चाचा शिवपाल को टिकट दिया गया। चाचा ने जब मना किया तो अखिलेश ने अपने चचेरे भाई शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को चुनाव मैदान में उतारा। यही कंफ्यूजन आजमगढ़ सीट को लेकर भी बना रहा। पहले चर्चा थी तेज प्रताप यहां से चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन अब जाकर ये साफ हुआ है कि उन्हें वहां उम्मीदवार नहीं बनाया गया। आलम तो यह है कि इस पार्टी को रामपुर में भी दिल्ली से उम्मीदवार लाना पड़ा। दिल्ली के जामा मस्जिद के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के नाम पर मुहर लगी। उत्तर प्रदेश के इन दोनों लड़कों की जोड़ी पर पीएम मोदी भी अक्सर निशाना साधते रहते हैं। पीएम कई बार चुनावी रैली में कह चुके हैं कि दोनों ही पार्टियों के ये जो मुखिया हैं, ये निर्णय नहीं ले पाते। जाहिर है कि जिस तरह से इस चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर दोनों पार्टियां उलझन में हैं, उससे तो यही लगता है कि दोनों ही पार्टियां ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर दांव लगाएं तो लगाएं किस पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मेरे साथ इस वक्त रामकृपाल जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो के प्रमुख अनूप श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। अनूप जी, आज खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव अब कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कंफ्यूजन वाकई खत्म है? कल लड़ेंगे, कल या परसों जब भी उनको नॉमिनेशन वो करेंगे, या समाजवादी पार्टी के अंदर फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और जो कंफ्यूजन पिछले दिनों से चल रहा है वो कंटिन्यू ही रहेगा? नहीं मिहिर जी, कंफ्यूजन खत्म हो गया है और इंतज़ार की घड़ियां भी खत्म हो गई हैं। अखिलेश यादव कल 12 बजे या दोपहर में 1 बजे तक वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और साथ ही जो है बीजेपी के उम्मीदवार जो सुब्रत पाठक हैं वो भी अपना नामांकन कल ही दाखिल कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन तो दूर हो चुका है कि अखिलेश यादव अब चुनाव कन्नौज से ही लड़ने जा रहे हैं। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी को इसके पहले 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने पड़े, जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया। जी। तो अब अखिलेश के कन्नौज आने की वजह अगर आप कहें तो मैं बताऊं, 2 बड़ी वजहें हैं अखिलेश यादव के कन्नौज से लड़ने की। पहली वजह यह है कि कन्नौज एक ऐसी सीट है जो 1998 से लेकर 2019 तक, जब 2019 में डिंपल यादव की हार हुई तब तक ये समाजवादी पार्टी के पास रही है। यहाँ तक कि 2014 के मोदी लहर में भी वहाँ से डिंपल यादव जीत कर आई थी और 19 में भी बीजेपी इस सीट को उन्होंने समाजवादी पार्टी से छीनी और जीत का अंतर महज 12,000 वोट था। तो एक कारण तो ये था। दूसरा, अभी आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि रामपुर में जो है उम्मीदवार पर ढंग से ये फैसला नहीं कर पाए और दिल्ली से इन्होंने लैंड कराया मोबिल्ला नदवी को। जी, मोबिल्ला नदवी को लैंड कराने से वहां पर आजम खान का गुट इनके खिलाफ हो गया और वो वहां इसकी वजह से जो है अब क्या रिजल्ट आता है ये आप समझ सकते हैं। तो इन दोनों बातों को लेकर कि अपना गढ़ नहीं खोना है और दूसरी बात की जो लोकल लेवल पे जो संगठन है पार्टी का वो बहुत ही दबाव दे रहा था कि नहीं अखिलेश भैया ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इन सब 2-3 कारणों को देखते हुए अखिलेश यादव को मजबूर होना पड़ा कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरने के लिए। अनूप जी, लगे हाथ एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, ये रायबरेली और अमेठी की गुत्थी कब सुलझेगी? 26 तारीख के बाद? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने हमारे दर्शकों को बताया कि 26 अप्रैल को जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद ही जो है रायबरेली और अमेठी की गुत्थी, जिस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, वो सुलझेगी।
अब जीजा चुनाव लड़ेंगे या ब्रदर इन लॉ चुनाव लड़ेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन आज जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का लोकल दबाव अखिलेश यादव के ऊपर पड़ा उसी तरह का लोकल दबाव जो है राहुल गांधी के ऊपर पड़ रहा है। तो इस बात की भी संभावना हो सकती है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी के कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं और उनके साथ साथ एक मैसेज देने के लिए प्रियंका गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ सकती हैं। अनूप हमें बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोकल कार्यकर्ता और पार्टी के जो लिए काम करने वाले जो लोग हैं उनके दबाव के बाद ऐसा हो सकता है, पूरी संभावना है कि राहुल गांधी एक बार फिर से जब 26 तारीख को वायनाड में वोटिंग हो जाएगी उसके बाद वो अमेठी से नामांकन दाखिल करें, अमेठी से चुनाव लड़े। और इस बात की भी संभावना वो बता रहे हैं, पुरजोर है कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। मैं रामकृपाल जी का रुख करना चाहूंगा। अनूप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। मैं रामकृपाल जी आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी जैसा कि अभी अनूप जी कह रहे थे कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से, अगर ऐसा होता है तो किस तरह का कॉन्टेस्ट आप उम्मीद करते हैं कि वहां होगा? देखिए मेहर भाई, कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं होता है। अभी जैसे आपके संवाददाता कह रहे थे कि कल 12 बजे पक्का है अखिलेश जी करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब तक वो नामांकन भर न दें तब तक कोई श्योर नहीं है कि क्या हो जाए। क्योंकि मैंने कभी भी समाजवादी पार्टी को एक लंबे दौर से कभी इतना कंफ्यूज्ड नहीं देखा। अभी जिस तरह की बात हो रही है कि जनता का दबाव है, कार्यकर्ता का दबाव है, जाहिर सी बात है जनता का नहीं होगा, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका दबाव होगा। तो ये समाजवादी पार्टी में पहली बार यह है कि कैंडिडेट को टिकट जो है वो कार्यकर्ता देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पार्टी नहीं चुन रही है। अब ये कन्नौज को लेकर के जितना भी मैं आपके यहाँ कार्यक्रम आने के पहले मैं देख रहा था जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए सफलता विफलता तो नहीं, लेकिन ये कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन ये निश्चित तौर पर इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा कि ये पार्टी ये नहीं तय कर पा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो राहुल जी में अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो बहुत पहले से ही दो सीटों से लड़ सकते थे, वो पहले भी लड़े हैं। लेकिन अब ये देख करके कि कहीं ऐसा न हो कि अभी नामांकन अमेठी में करने से वायनाड में कम वोट जाए, लोग नाराज हो जाएं कि ये तो बाद में हमको छोड़ देगा और अमेठी चला जाएगा। देखिए कहीं न कहीं से लोग तो उसका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे ना कि दुविधा में है। और अब जब एक फेज का इलेक्शन हो चुका है, एक पोलिंग हो गई है, अभी तक दो बड़ी पार्टियों का इस तरह से इनडिसिसिव होना, अनिर्णय की स्थिति, निश्चित रूप से कोई उसके फायदे में तो नहीं जाएगी। नुकसान होता है या नहीं होता है मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। उल्टे जनता में ये बात होगी कि कहीं ना कहीं से यह अनिश्चय में फंसे हुए हैं। जी रामकृपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अंदर की जानकारी और चुनाव समझाने के लिए। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 24 का चैंपियन जारी रहेगा। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। Enjoy the emotions of the sports with Melbot. Enjoy the energy, the victory. Only victory. Only Melbot. हम हैं सफार मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। अब आपको लिए चलते हैं बिहार। वहां पर
पिछले 2 दिनों से पूर्णिया की एक तस्वीर आपने कई बारी देखी होगी। वो तस्वीर तेजस्वी यादव की थी और तेजस्वी यादव उसमें एक मंच पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं जनता से कि इस बार अगर आपको वोट देना है तो आप हमारी जो गठबंधन इंडिया गठबंधन जो है उसकी उम्मीदवार बीमा भारती को दीजिए, जो आरजेडी की उम्मीदवार, और अगर उनको नहीं देना है तो फिर आप वोट करिए एनडीए को। पप्पू यादव को दरअसल वो किनारे करना चाहते थे, पप्पू यादव के पक्ष में प्रचार नहीं, जबकि पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो चुका है, जो उनके गठबंधन की सहयोगी है। ये उस दिन की आधी तस्वीर थी। हम आपको उसके आगे भी दिखाना चाहते हैं कि जब तेजस्वी यादव ने ये कहा तो फिर उसके बाद सभा में क्या हुआ, आप पूरी तस्वीर देखिए। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनिए। और साफ बात, या तो इंडिया की लड़ाई, या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनिए। और साफ बात, या तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हॉट सीट में आज किस सीट की बात है।